वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द सॉल्ट मार्च एंड द CDM. Just before this video, we have discussed regarding the phases from 1922 to 1929. बीच में क्या हुआ था इसका डिस्कशन हमने इसके पहले वाले वीडियो में किया था. थोड़ा सा रिकैप कर ले. 1929 में in 1929 at the Lahore session, being the president of INC, Pandit Jawaharlal Nehru had proclaimed that we would not accept anything less than the complete independence. हमको पूर्ण स्वराज चाहिए और इसके लिए एक डेट फिक्स किया गया था 26 जनवरी 1932 to be celebrated as the Independence Day. पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वराज को सेलिब्रेट करने के लिए उसमें हमने डिस्कस भी किया था. इट वॉज द 4th संडे एज वेल एज द डे ऑफ बसंत पंचमी. लेकिन जितनी उम्मीद थी उतने लोग पार्टिसिपेट नहीं किए. जब उतने लोग पार्टिसिपेट नहीं किए तो महात्मा गांधी को लगा कि अगेन वी हैव टू स्टार्ट मास एजिटेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश और कॉलोनियल गवर्नमेंट. एक स्टार्ट करना पड़ेगा. स्टार्ट करने से पहले उन्होंने एक लेटर लिखा 31 जनवरी 1930 को. तो वाइसराय लॉर्ड एडविन, और वो जो लेटर था उसमें उन्होंने 11 डिमांड्स, अपने 11 डिमांड को लिखा, पुट किया था. ये डिमांड किसी एक ग्रुप्स का नहीं था. अगर हम एनालाइज करेंगे तो हमको पता लगेगा कि ये सारे लोगों की एक डिमांड थी. लगभग ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वेयर कॉट और वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस डिमांड. और दूसरी बात देखा जाए, इसमें से शायद ही कोई सा डिमांड हो जिसको कॉलोनियल गवर्नमेंट इजिली डाइजेस्ट कर जाए, एक्सेप्ट कर जाए. अब देखिएगा डेट उन्होंने लिखा था 31 जनवरी को और उनको जो टाइमलाइन दिया था वो दिया था 11 मार्च का. कहा कि हमको आप बता दीजिएगा कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. एक्सेप्ट कर रहे हैं दिस ओके, एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा तो हम एक मास एजिटेशन दैट इज कॉल्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो स्टार्ट करेंगे. सिंस गांधी वाज नोइंग इट कि इसमें से कोई भी ऐसी डिमांड नहीं है जो कॉलोनियल गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेगी, गांधी जी ने वही सारी डिमांड पुट किया था. अब देखिए गांधी जी ने जो डिमांड पुट किए थे था क्या. अगर हम डिमांड को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों नहीं चाह रही थी. पहला डिमांड, रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू बाय 50%. अभी तक हम लोग जानते हैं, पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि लैंड रेवेन्यू वाज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द कॉलोनियल गवर्नमेंट. उसको 50% कम कर देना, डू यू थिंक इट वाज जस्टिफाइड फॉर द ब्रिटिशर्स पार्ट? नो एट ऑल, दे वुड नॉट एक्सेप्ट इट. तो पहला था रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू बाय 50%. कहा कि एबॉलिशन ऑफ साल्ट टैक्स एंड गवर्नमेंट मोनोपोली ऑन द साल्ट. Salt was the common thing which is being consumed by all the section of society, whether it is the rich or even the poor. ऐसा नहीं है कि जो रिच है ज्यादा सॉल्ट खा लेंगे, जो पुअर है कम सॉल्ट खाएंगे. क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम हो जाती है. अब ये सॉल्ट पे, मैन्युफैक्चरिंग पे ब्रिटिश का मोनोपोली था. प्रोडक्शन एंड सेलिंग पे डू यू थिंक दैट दे वुड एक्सेप्ट इट? दे नेवर एक्सेप्ट इट. देन उसने कहा था चेंज इन द रुपीज स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो. यहाँ की करेंसी, ब्रिटेन की करेंसी, एक्सचेंज रेशियो को चेंज कर दिया जाए. रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स. और ब्रिटिशर्स नहीं चाहते कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज होंगे तो नेशनलिस्ट फीलिंग ज्यादा बढ़ेगी. क्योंकि ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे वो लोग पढ़े लिखे थे और बाकी लोग तो हिंदुस्तान में उस समय अनपढ़ था. इसलिए कह रहा हूं कि जब 1951 का सेंसस हुआ उस समय जो हमारी लिटरेसी रेट थी वो 18.33% थी इंडिया की. उससे
हम लोग लगभग 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो 20 साल पहले की बात कर रहे हैं तो लिटरेसी रेट 8.33 से कम ही रही होगी। तो पढ़े लिखे लोग थे, जो लीडर थे, तो उन्होंने जो बताया वही तो करेंगे ना। जो कम पढ़े लिखे थे या नहीं पढ़े लिखे थे उनको समझाना पड़ता था। इसलिए इस बात पे एग्री होना कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए मुश्किल था। इंट्रोडक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन द फॉरेन क्लोथ्स, क्योंकि ब्रिटिश यहाँ से रॉ कॉटन ले जाता था, वहाँ के अपनी यहाँ के इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करके फिर वहाँ से लाते थे एंड दे वर सेलिंग एट द हाई प्राइसेस। कहा कि उस पर भी टैक्स लगाओ। क्या तुमको लगता है कि ब्रिटिश लगा लेते? क्योंकि जैसे उन्होंने टैक्स लगाया उसकी प्राइसेस बढ़ जाती तो कंपटीशन हो जाते थे, तो उनके सामान को उनको अपने इंडिया में अपने सामान को बेचने में मुश्किलात आती। इस बात के लिए क्या वो राजी हो जाते? कभी नहीं, कतई नहीं हो जाते राजी। रिडक्शन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बाय 50%। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में यहाँ मतलब आ जाएगा कि जो हाई पोस्ट है उनकी सैलरी को 50% रिड्यूस कर दिया जाए। और हाई पोस्ट पे सारे ब्रिटिशर्स थे, ऑफिसर्स थे, ब्रिटिशर्स। क्या लगता है कि वो इस बात पे आसानी से एग्री हो जाएंगे कि उनकी सैलरी को 50% रिड्यूस कर दिया जाए? नॉट एट ऑल, वो भी उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर बाय 50%, क्योंकि ब्रिटिशर्स या कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो भी वार लड़ा ये अपने बेनिफिट के लिए लड़ा, नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडियंस। कहा कि इसको भी 50% रिड्यूस करो, क्योंकि वार हमारे फायदे के लिए नहीं है, वार तो आपके फायदे के लिए है, इसलिए वार खत्म करो। वाई शुड वो? और जो भी वार लड़ी जाती थी दे वर टेकिंग द लोन फ्रॉम द ब्रिटेन। लड़ी जाती थी अपने फायदे के लिए, उनके लिए लड़ी जाती थी, फायदा या नुकसान उनको होता था, लेकिन कर्ज किसको चुकाना पड़ता था? इंडियन को। तो कहा कि इसको भी 50% रिड्यूस करो। और मुझे नहीं लगता है कि दे माइट बी एग्री, बिकॉज कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ इसमें छिपा हुआ था, तो ये भी नहीं करते। रिडक्शन ऑफ इंटॉक्सिकेंट, मतलब वाइन से मतलब है कि इंटॉक्सिकेंट को उसको बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया जाए, मना कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। अब ब्रिटिश लोग इसी पर सर्वाइव करते थे, यहाँ भी बिक्री भी होती थी, उससे भी उनको रेवेन्यू आती थी, उसके लिए वो तैयार ना होते। देन कहा गया था एक्सेप्टेंस ऑफ द पोस्टल रिजर्वेशन बिल और कैरी आउट द रिफॉर्म्स इन सीआईडी। सीआईडी में भी रिफॉर्म कैरी कीजिए। Issue of license of the Arms Act, especially the firearms to the citizen for the self protection. याद होगा in 1878 में Arms Act was introduced, and due to this Arms Act that was introduced in 1878, the Indians were prohibited of keeping the arms. उनको आर्म्स रखने से मना कर दिया गया था, उनको रोक दिया गया था। इसलिए इसमें वो भी डिमांड हो रही थी उनको फायर आर्म्स का लाइसेंस प्रोवाइड किया जाए, जो शायद उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। ये 11 डिमांड थी, और 11 डिमांड के लिए जो डेट फिक्स किया गया था वो 11 मार्च। यू हैव टू एक्सेप्ट इट बिफोर द 11 मार्च। डिमांड के बाद क्या? टाइम तो डेट फिक्स कर दिया गया था 11 मार्च, और हम लोगों ने अभी देखा है कि उसमें से कोई भी ऐसी डिमांड नहीं था जिसको ब्रिटिश इजीली डाइजेस्ट कर जाए, एक्सेप्ट कर जाए। तो गांधी जी ने कहा था कि इफ यू फेल टू एक्सेप्ट इट देन वी वुड स्टार्ट अ मास एजिटेशन, मास मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड, वी विल कॉल्ड सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। रिक्वेस्ट करके आपके लॉ को नहीं मानेंगे, उसको ब्रेकअप करेंगे। महात्मा गांधी, अब 12 मार्च लिखिए, महात्मा गांधी स्टार्टेड इज फेमस सॉल्ट मार्च। कहां से? ऑन द 12th March 1930 with the 78 delegates from the साबरमती आश्रम। उन्होंने साबरमती आश्रम से अपने 78 मोस्ट ट्रस्टेड वॉलंटियर के साथ
सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया था। 11 मार्च लास्ट डेट था, उन्होंने स्टार्ट किया 12 मार्च को। और ये हेडेड किए थे, कहाँ गए थे? ये दांडी गए थे, जो गुजरात का एक कोस्टल विलेज है। और दोनों की डिस्टेंस साबरमती से दांडी तक ये 240 माइल्स, और इस 240 माइल्स को उन्होंने 24 डेज में कवर किया। और 24 डेज का मतलब कि ईच डे दे हैव वॉक्ड 10 माइल्स, और न्यूमेरिकली 1 माइल इज 1.6 किलोमीटर्स। इसका मतलब डेली महात्मा गांधी अपने वॉलंटियर के साथ 16 किलोमीटर पैदल चलते थे। और ऑन द मॉर्निंग 6 अप्रैल 1930 एट 6:30 AM सुबह में गांधी जी सिंबॉलिकली broke the salt law by picking up the handful of salt, मुट्ठी भर नमक उठाया और बॉइलिंग द सी वाटर। तो सी यहाँ कोस्टल विलेज है, ये अरबियन सी की बात हो रही है, याद रखिएगा, मैप के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी सी का वाटर? तो अरबियन सी के वाटर उन्होंने बचा। ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ये सॉल्ट मार्च था, उस दिन ये अकेला नहीं था, इसके साथ और भी डिफरेंट प्लेसेस में हो रही थी, और डिफरेंट प्लेसेस में भी सॉल्ट मार्च ही चल रहा था। और कहा जाता है लगभग 79 एक्टिविटी और इवेंट्स हैव बीन टेकिंग प्लेस। अब ये गांधी जी ने कुछ डायरेक्शन दिया लोगों को, और लोगों ने कुछ एक्शन किया। गांधी जी का डायरेक्शन क्या था, लोगों का एक्शन क्या था कि सॉल्ट मार्च को तोड़ दिया है, उन्होंने नमक कानून तोड़ा है। और सीडीएम का मतलब हो गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, हम कानून तोड़ेंगे। इसके पहले जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, हम सहायता नहीं देंगे, यहां कानून तोड़ने की बात थी। क्या किया उन्होंने? पहले फॉरेन लिकर्स एंड क्लोथ शॉप कैन बी पिकेटेड, ये इंस्ट्रक्शन था कि आप चाहें तो फॉरेन क्लोथ और फॉरेन जो लिकर शॉप है उसको पिकेट किया सकता है, घेराबंदी किया सकता है, मतलब उसके बिक्री पर रोक लग सकती है। कानून तो पीजेंट शुड रिफ्यूज टू पे, कहा गया पीजेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि ना तो हम लैंड रेवेन्यू देंगे ना चौकीदारी टैक्स देंगे। दे रिफ्यूज टू पे द लैंड रेवेन्यू एंड द चौकीदारी टैक्स। इसका मतलब गवर्नमेंट की इनकम पे रिडक्शंस होना, और साथ ही साथ गवर्नमेंट का एक कानून था कि लोगों को टैक्स पे करना है, उस पर हैम्पर करना, तोड़ना, ब्रेकअप करना। लॉयर्स कैन गिव अप द प्रैक्टिस, इंस्ट्रक्शन था, लॉयर्स ने फॉलो भी किया। गवर्नमेंट सर्वेंट कैन रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट, इंस्ट्रक्शन भी था, लोगों ने फॉलो भी किया। एंड विलेज ऑफिसर्स शुड रिजाइन फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंस्ट्रक्शन भी था, और विलेज ऑफिसर्स ने इसको फॉलो भी किया। एंड फॉरेस्ट पीपल्स वायलेटेड द फॉरेस्ट लॉ, ये फॉरेस्ट लॉ क्या था? क्योंकि हम लोग पढ़ते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट या कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया था, और लगभग 70% फॉरेस्ट थी वो रिजर्व कैटेगरी में आती थी। उन्होंने फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड द विलेज फॉरेस्ट। ये जो सारे फॉरेस्ट था उसका 70% फॉरेस्ट था वो रिजर्व फॉरेस्ट था। इट मीन्स द ट्राइबल पीपल्स वर कंप्लीटली बैन फ्रॉम एंटरिंग इनटू द फॉरेस्ट। जो उनकी लाइवलीहुड थी वो बिल्कुल डिसरप्ट हो गई थी, क्योंकि दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो इन लोगों ने उनके इस कानून को डिसओबे किया और दे स्टार्टेड एंटरिंग इनटू द फॉरेस्ट। अब लोगों ने जो सीडीएम के अगेंस्ट में वायलेंट किया, तो गवर्नमेंट कुछ न कुछ तो करेगी। The repressions or actions was taken by the government. What were the actions? Arrest of the leaders. Simply arrest leaders ही नहीं था, arrest of the leaders and action. क्या क्या एक्शन हुआ था? सबसे पहले अरेस्ट में
Khan Abdul Ghaffar Khan, also known as the Frontier Gandhi. He was arrested in April 1930 from the Peshawar. पेशावर अभी पाकिस्तान में है. खान अब्दुल गफ्फार खान इज फेमस एज द फ्रंटियर गांधी. तो उनको अरेस्ट किया अप्रैल में, 6 अप्रैल के बाद की घटना है. उसी महीने जवाहरलाल नेहरू वाज आल्सो अरेस्टेड इन द सेम मंथ अप्रैल 1930. दो लीडर, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स, नेशनलिस्ट लीडर्स, जवाहरलाल नेहरू और ये जो पाकिस्तान का पार्ट है, पेशावर का इलाका है, उसमें आपको खान अब्दुल गफ्फार खान भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय लीडर्स थे. दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी. और नाम से पता चल जाएगा कि हाउ मच पॉपुलर ही माइट हैव बीन इन हिज एरिया. महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड ऑन द 4th मई. तो 4th मतलब मिडनाइट को, मिडनाइट आधी रात का समय था, टाइमिंग नहीं है, इसलिए 4th मई हो सकते हैं. तो 4th आखिर ये लेट से क्यों हुआ था? क्योंकि गांधी जी ने अपना इंटेंशन इरविन को इन्फॉर्म कर दिया. इरविन, आई एम स्टार्टिंग. गांधी जी इन्फॉर्म इरविन अबाउट हिज मार्च टू धरासाना साल्ट फैक्ट्री, जहां उसकी मोनोपोली थी. उसको लग रहा था कि अगर महात्मा गांधी वहां पहुंच गए तो सारा किया धारा बेकार हो जाएगा. तो ही वॉज अरेस्टेड इन एडवांस. तोड़फोड़ हो सकती है. ही वॉज अरेस्टेड इन एडवांस. तो ये तो अरेस्ट हुआ लीडर्स का. जब लीडर्स अरेस्ट होने लगे, टॉप लीडर्स अरेस्ट होने लगे, तो कॉमन पीपल्स ने भी रिटेलिएट करना शुरू कर दिया. कैसे? वर्कर्स इन द सोलापुर महाराष्ट्र वाला रीजन, वर्कर्स इन द सोलापुर अटैक्ड पुलिस पोस्ट, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, law courts and railway station, anything that was symbolizing or representing the colonial government or the British government. जब इतनी चीजें होने लगी तो फिर उनका कुछ न कुछ रिएक्शन तो होगा. रिएक्शन होगा. What was the government response? गवर्नमेंट रिस्पॉन्स और कॉलोनियल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स देखा जाए तो हमेशा ब्रूटली था, बड़ी निर्दयता और क्रूरता के साथ आए थे. क्या क्या उन्होंने किया? पीसफुल सत्याग्रहीज वेयर अटैक्ड. उन पे लाठीचार्ज, गोली चार्ज. जो पीसफुल सत्याग्रही थे उन पर अटैक. उन्होंने औरत और बच्चों को भी नहीं छोड़ा. विमेन्स एंड चिल्ड्रंस वेयर बीटेन. और कहा जाता है कि जो अरेस्ट हुआ था, अब उस समय के हिसाब से लगा लीजिए कि 1 लाख पीपल्स वेयर अरेस्टेड. जस्ट कंपेयर द पॉपुलेशन एंड वी कैन कंपेयर द पीपल्स हु वेयर अरेस्टेड. 1 लाख लोग अरेस्ट हो गए थे. तो अंत में क्या हुआ? महात्मा गांधी कॉल ऑफ द CDM और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म कर दिया. ये जो एट्रोसिटीज होने लगी थी, इसके कारण से आई एंटर्ड ए पैक्ट विद द इरविन ऑन द 5th मार्च 1931 व्हिच इज नोन एज द गांधी इरविन पैक्ट. तो कह सकते हैं कि जो CDM या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का फर्स्ट फेज था वो 6 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 5th मार्च 1931 तक चला था. I do hope you peoples still have got regarding the Salt March, which is heading towards the or starting of the CDM, and we have discussed till the 1931. That was the first phase of CDM. Thank you. Go through this video.